नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल लक्षित आईएएस एकेडमी पर। हमने पिछले वीडियो में सीखा था भाषा का विकास और फिर वर्ण विचार के अंदर हमने सीखा स्वर, वर्ण जो होते हैं स्वर और व्यंजन और वाक्य से मिलकर बनते हैं। यानी भाषा जो होती है वो सीधी सामने नहीं आती है, कई शब्दों के योग से और कई वर्णों के योग से उसका निर्माण होता है और फिर वो हमारे सामने अस्तित्व में आती है। इसी प्रकार हिंदी भाषा का आगे स्वर वाला टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया था। आज का टॉपिक है व्यंजन। तो जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती हैं, यानी हम व्यंजन के बारे में अध्ययन कर रहे हैं। तो व्यंजन किसे कहते हैं, सबसे पहले यही है। तो जो ध्वनियाँ स्वरों की सहायता से बोली जाती है, जिनमें स्वरों की सहायता ली जाती है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। हमने स्वरों के बारे में अध्ययन किया था, उसके अंदर पता चला था हमें कि स्वरों में किसी की सहायता नहीं ली जाती, लेकिन व्यंजन ऐसी ध्वनियाँ है जो स्वरों के बिना बोली नहीं जाती। व्यंजन अकेला नहीं बोला जाता, स्वर उसके अंदर मिलता है तभी बोला जाता है। तो आगे जब हम क बोलते हैं, सीधा हम क बोलते हैं, तब उसमें क प्लस ए मिला होता है। यानी इसमें ए क्या है, स्वर है, क क्या है, व्यंजन है। ये कंप्लीट कब होगा, क पूरा कब बोला जाएगा, जब इसमें ए स्वर की मात्रा आएगी या फिर इसके अंदर उसका मिश्रण होगा, तभी ये क्या बोला जाएगा, पूरा बोला जाएगा। इस प्रकार हर व्यंजन स्वर की सहायता से ही बोला जाता है। व्यंजनों में स्वरों के बिना व्यंजन का कोई अस्तित्व नहीं है। इसीलिए यहाँ ये हमारा जो क है वो इस व्यंजन ए के सहयोग से ही कंप्लीट बोला जाता है। तो समझ में आ गया, स्वरों में किसी की सहायता नहीं ली जाती और व्यंजनों में स्वरों के बिना व्यंजन अधूरे हैं। स्वरों की सहायता से ही व्यंजन पूरे होते हैं या फिर व्यंजन बनते हैं। अब व्यंजनों को भी कितने भागों में बांटा गया है, इन्हें 5 वर्गों, 5 तो वर्ग हो गए व्यंजनों के, ठीक है। उसके बाद में स्पर्श हो गया, स्पर्शी होते हैं, अंतस्थ हो गया, ऊष्म हो गया। यानी व्यंजनों के प्रकार इनको इस तरीके से बांटा गया है। तो बांटा जा सकता है। पहला स्पर्श जो है, स्पर्श व्यंजन कौन कौन से होते हैं, स्पर्श मतलब छूकर जो निकलते हैं जिसमें, तो देखो क वर्ग है। स्पर्श में जो 5 वर्ग है, देखो क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये कौन से वर्ग कहलाते हैं व्यंजनों का, ये कौन सा है, ये स्पर्श व्यंजन है। क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आता है, क ख ग घ यहाँ तक आ जाते हैं। ये कौन से व्यंजन है, इनको कौन से व्यंजन बोला जाता है या ये किस प्रकार के व्यंजन है, तो हमें पता होना चाहिए ये कौन से हैं, ये स्पर्श व्यंजन है, ठीक है। इसी प्रकार ये च वर्ग है, इसके स्पर्श व्यंजन के कितने वर्ग हैं, 5 वर्ग है। ये सारे के सारे क्या हैं, स्पर्श हैं। ट वर्ग आ गया, ट ठ ड ढ अण और त थ द ध न और प फ ब भ मैं। हमें ये याद रखना है, कैसे लेकर मैं तक सारे क्या होंगे, स्पर्श व्यंजन होंगे। अब व्यंजनों में प वर्ग आ गया, प वर्ग के बाद में कौन सा वर्ग आता है, य वर्ग आता है। तो यह वर्ग जो है उसको हम स्पर्श व्यंजन की श्रेणी में नहीं रख सकते। तो ये कौन सी श्रेणी में जाएंगे, ये जाएंगे अंतस्थ में। इनको क्या बोला जाता है, यह र ल व को क्या बोला जाता है, अंतस्थ व्यंजन बोला जाता है। और परीक्षा में जो एग्जाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो भी इसी तरह आते हैं कि निम्न में से अंतस्थ व्यंजन कौन से हैं, तो क च ट और ल इस तरह दे दिया जाए। तो हमें उनमें से चूज करना है कि अंतस्थ कौन सा है। जब हमें पता होगा कि ये अंतस्थ है तभी हम उसको सही कर पाएंगे। तो सही करने के लिए हमें पता तो होना चाहिए कि अंतस्थ होते कौन से हैं। कहीं हम ये लेवे को भी स्पर्श बना दे, है ना, ऐसे होते हैं। तो सबसे ज़्यादा तो एग्जाम में क्वेश्चन ये अंतस्थ वाले ही आते हैं, क्योंकि ज़्यादातर बच्चे क्या है कि यहाँ तक ही याद करते हैं, आगे जाते नहीं हैं, इसीलिए ज्ञान अधूरा रह जाता है। तो हम आपको पूरा का पूरा बहुत ही आराम से, बहुत ही सरल तरीके से बताने वाले हैं और समझा रहे हैं। तो अभी हमें कंप्लीटली पता चल गया कि यह रह ले वह क्या है, अंतस्थ व्यंजन है, बस। उसके बाद में आगे हैं ऊष्म वर्ण या ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन कौन से होते हैं, ऊष्म मतलब जिनसे ऊष्मा निकलती है, कौन से हैं,
से और है। ये क्या होते हैं? ये ऊष्म व्यंजन होते हैं। यानी कि व्यंजनों को स्पष्ट हो गया कि व्यंजनों को 5 वर्गों में, 5 वर्ग जो होते हैं वो स्पर्श होते हैं। उसके बाद में अंतस्थ हो गया, जिसमें य र ल व एक ही वर्ग आता है। और उसमें जो वर्ण है उसके अंदर से है, इसमें भी एक ही वर्ग आता है। ये उसमें व्यंजन हो गए। और इसके बाद में संयुक्ताक्षर। अब ये हमारा व्यंजनों में है तक आ गया। है के बाद में कौन से आते हैं? संयुक्ताक्षर आते हैं। तो संयुक्ताक्षर मतलब, संयुक्त का मतलब हो गया जोड़े गए हैं, दो शब्दों को आपस में जोड़ा गया है तभी वो एक अक्षर बना है। ठीक है, दो या एक से अधिक वर्ण को जोड़ने से क्या होता है? जुड़ता है, उसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं। तो इसके अतिरिक्त हिंदी में 3 संयुक्त व्यंजन भी होते हैं। यानी व्यंजन हमारे उसम तक ही कंप्लीट नहीं होते हैं, आगे भी और व्यंजन है। वो व्यंजन संयुक्त हो गए। संयुक्त मतलब जुड़े हो गए। जिसे अक्षय है, अक्षय के अंदर कौन से व्यंजन आपस में जुड़ के इसको बनाते हैं? तो इसको बनाने के लिए क और स का सहारा लिया जाता है। जब क और स का मेल होता है तो कौन सा व्यंजन बनता है? अक्षय बनता है। क्या बनता है? अक्षय बनता है। उसके बाद में त्रय है। त्रय में किसका योग होता है? तय और रे का योग होता है। जब तय और रे आपस में मिलते हैं तो क्या बनता है? त्रय बनता है। इसी प्रकार ज्ञ है। अब ये तो समझ में आ जाता है, ये क्षय हो गया क और स के योग से हो गया, त्रय हो गया तय और रे के। सबसे ज्यादा सिंपल और सरल ये त्रय ही होता है, तय और रे इजीली आ जाता है। लेकिन ये जो ज्ञ है इसमें डाउट हो जाता है, ये थोड़ा कंफ्यूजन वाला है कि ज्ञ में क्या हो सकता है। तो इसको समझने के लिए जय और य का जब मेल होता है तो कौन सा संयुक्त व्यंजन बनता है? वो ज्ञ बनता है। तो अब हमारे इजीली याद हो गया ज्ञ। देखो ज्ञ कैसे बना हुआ है, इसकी संरचना इस तरीके से है, हमें याद रखने में आसानी है, आसान तरीका बता रहे हैं। ये इस तरीके से है ना, तो ये देखो जय दिख रहा है, आधा जय दिख रहा है ना, तो जय हो गया। और साथ में इसको ऐसे मोड़ा गया है, तो ये देखो ए कैसे बना है? ऐसे बना है ना, तो ये भी इसके अंदर आगे से आधा हो गया ना, ऐसे नीचे आ गया। तो इस तरीके से हम याद कर सकते हैं कि ज्ञ का मेल किन से मिलकर बना होता है? तो ज्ञ जो होता है वो दो व्यंजन जो होते हैं, जैसे जय प्लस य, इनके मेल से जो व्यंजन बनता है वो ज्ञ है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। ठीक है, इसके बाद में अब हमने स्वरों के बारे में जान लिया और व्यंजन कितने होते हैं उसके बारे में टोटली हमने जान लिया। अब हमें पता है। तो हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर हैं। कितने हैं स्वर? कितने हैं हमारे? 11 हैं। और व्यंजन कुल कितने हो गए? 33 हो गए, जो अभी हमने अध्ययन किया है। और अर्थात कुल कितने हो गए? यदि वर्ण पूछे जाए, हिंदी वर्णमाला में वर्णों की संख्या पूछी जाए तो 11 स्वरों और 33 व्यंजनों को मिलाकर कुल कितनी हो जाती है? 44 वर्ण हो जाते हैं। कुल कितने वर्ण हैं हिंदी वर्णमाला में? 44 वर्ण हैं। अलग अलग पूछ लिया जाए कि स्वरों की संख्या कितनी है तो 11 है, और व्यंजनों की संख्या कितनी है तो 33 है, और यदि कुल पूछ लिया जाए तो कितने हैं? 44 है। ये कंप्लीट हो गया। और इसके साथ में ही ये 44 तो वर्ण हो ही गए, ये व्यंजनों में आ गए। ठीक है, इसके साथ भी और भी हमारे पास 3 संयुक्ताक्षर है। कौन कौन से? अक्षय, तरय और ज्ञ। ये भी व्यंजनों की श्रेणी में गिने जाते हैं। जब संयुक्ताक्षर की बात आए तो हमें ये अक्षय, तरय और ज्ञ बतानी है। ठीक है, ये हो गया। इसके बाद में है वर्णों के उच्चारण स्थान। अब ये वर्णों का जो उच्चारण करने का जो स्थान है, जो ध्वनि जो निकलती है वो कहाँ से निकलती है, इसके बारे में पढ़ेंगे हम। तो भाषा को शुद्ध रूप में बोलने और समझने के लिए विभिन्न वर्णों के उच्चारण स्थानों को जानना आवश्यक है। यदि हमें भाषा का शुद्ध और स्पष्ट ज्ञान चाहिए तो उसके लिए हमें पता होना चाहिए कि कौन सा स्वर और कौन सा व्यंजन, यानी कि कौन सा वर्ण, वर्ण के अंदर जो स्वर और व्यंजन है, वर्ण किससे बनता है? स्वर और व्यंजनों से बनता है। तो वो जो स्वर और व्यंजन है वो हमारे मुख से या उसके उच्चारण स्थान, यानी कहाँ से वो ध्वनि निकालते हैं, उसके बारे में हमें ज्ञान होना चाहिए। तभी हम इस भाषा का शुद्ध प्रयोग कर सकते हैं, शुद्ध उसको बोल सकते हैं और शुद्ध उसका लेखन कर सकते हैं। तो वो शुद्धता कैसे आएगी? जब हम उसके बारे में गहराई से अध्ययन करेंगे। तो गहराई से अध्ययन करने के लिए सबसे पहले वर्णों के उच्चारण स्थान को हम जानते हैं। जैसे सबसे पहले हमें पता है ये वर्ण हो गए। कौन सा वर्ण
कौन सी जगह से, यानी उसका उच्चारण स्थान कौन सा है हमारे मुख में, या जहाँ से वो ध्वनि निकलती है वो स्थान कौन सा है, और उसे बोला क्या जाता है। यानी जिस स्थान से उच्चारण स्थान निकल रहा है उसको हम किस ध्वनि से बोलेंगे कि ये ध्वनि कहाँ से निकल रही है, इसको क्या कहेंगे। तो इसके लिए अभी देखो सबसे पहले 1 नंबर पे है हमारे, इसमें स्वर और व्यंजन दोनों है भी, दोनों का अध्ययन एक साथ कर रहे हैं हम। पहले हमने स्वरों का किया था, फिर व्यंजनों का किया था, अब इनके उच्चारण स्थान से संबंधित हम अध्ययन कर रहे हैं, तो वो दोनों का मिक्स हो रहा है। ठीक है, तो देखो इसमें ए स्वर है और आ स्वर है, ए आ और कै वर्ग, और साथ में विसर्ग। जब ये 3 चीज आ जाती है, यानी ए आ कै वर्ग और विसर्ग, इनका उच्चारण कहाँ से होता है, हमारे मुख से। तो देखो बोल के देखो, ए आ कै और विसर्ग, ये कहाँ से निकल रहे हैं, कंठ से निकल रहे हैं, हमारे कंठ से इसकी ध्वनि निकल रही है, कंठ से आ रहे हैं। तो एक तो इसमें कंठ हो गया, और कोमल तालु, यानी ये हमारे जो मुख के अंदर जो तालु है उसको थोड़ा सा, कोमल तालु को थोड़ा सा टच कर रही हैं, इसीलिए ये कंठ और कोमल तालु के योग से निकल रही है, इनकी ध्वनि यहाँ से निकल रही है, उच्चरित तो हो रही है। तो इनको क्या बोला जाएगा, कंठ से निकल रहे हैं, तो सिंपली है, इसका नाम हमने क्या रख दिया, कंठ है। वैसे भी कै वर्ग है तो ऐसे भी याद हो जाएगा कंठ है, यानी कै वर्ग कहाँ से निकलता है, कंठ से। और बाकी हमें ये जो वर्ण है ये भी याद रखने हैं, क्योंकि ये तो सबको पता होता है। तो एग्जामिनर ये थोड़ी पूछेगा डायरेक्टली, एग्जामिनर क्या पूछेगा, ए आ का उच्चारण स्थान बताओ, विसर्ग का उच्चारण स्थान बताओ। ज्यादातर तो ये ऐसे ही पूछता है, जहां पे बच्चे फंसे, कम से कम सही क्वेश्चन करें। तो इसके लिए ये क्या हो गया, ए आ, हम बोल के देखते हैं एग्जाम में, ए आ कहां से निकल रहा है, कंठ से ध्वनि निकल रही है, अंदर से ध्वनि आ रही है, कंठों से आ रही है ना, तो सीधे डायरेक्टली हम क्या कर देंगे, इसका कंठ्य कर देंगे। यानी ये ए आ कै वर्ग और विसर्ग की जो ध्वनि है वो क्या कहलाती है, कंठ्य कहलाती है। और इसमें किस किस का योग होता है, इसमें कंठ और कोमल तालु दोनों से आवाज निकलती है। इस प्रकार हमारा ये कंठ्य वाला वर्ण हो गया। उसके बाद में आगे का जो वर्ण है, जैसे ई च वर्ग, च छ ज ज ये, और ये से, ये जो वर्ण है ये सारे एक ही जगह से उच्चारित हो रहे हैं, यानी इनकी ध्वनि एक ही जगह से निकल रही है। उच्चारण का मतलब आ रही है, निकल रही है या बाहर आ रही है, ये हो गया। तो इसको जब हम बोलते हैं ई च छ ज झ, तो ये किसको, हमारी जो जीभ है या जो जिह्वा है वो किसको छू रही है, ये तालु को छू रही है। ठीक है, तो ये कहां से निकल रही है ध्वनि, ये हमारे तालु से निकल रही है। इसको क्या बोलते हैं फिर, इसका उच्चारण स्थान का जो नाम हो गया, इसको च वर्ग को किस नाम से संबोधित करेंगे, ये कहां से उच्चारित हो रहा है, तो उसका नाम हो गया तालव्य। यानी तालव्य ध्वनि का उच्चारण करने वाले वर्ग यदि बूझ लिए जाए तो कौन से होंगे, च वर्ग होगा। ई और ई ये दोनों स्वर हो गए, और ये और से ये कहां से निकलते हैं, ये तालव्य उच्चारण वर्ण ध्वनि से निकलते हैं। ठीक है, उसके बाद में आ गया री का उच्चारण स्थान, और टे वर्ग, टे ठे डे ढे और ये, और रे और से, ये इनकी ध्वनि कहां से निकल रही है, हमारे मुख से। इनकी ध्वनि निकल रही है मूर्धा से, मूर्धा मतलब अंदर से आ रही है। इनको बोला जाता है हिंदी के अंदर शुद्ध रूप में मूर्धन्य। यानी क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनेगा, मूर्धन्य वर्ग कौन सा है या मूर्धन्य वर्ण कौन सा है, निम्न में से छांटिए या बताइए। तो मूर्धन्य में क्या आ जाएगा, इसे च वर्ग आ गया, तय वर्ग दे दिया, उ वर्ग दे दिया और टे वर्ग दे दिया। जब हमें पता होगा कि भी री स्वर, टे वर्ग और री और रे, ये देखो री और रे दोनों एक में ही आए हुए हैं। ठीक है, और से, ये ध्वनियां वाले, ये इस ध्वनि के जो वर्ण है वो कहाँ से निकलते हैं, वो मूर्धन्य कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, मूर्धन्य कहलाते हैं। तो मूर्धन्य वर्ण जो है हमें याद हो गए। ठीक है, उसके बाद में आगे हैं लरी हो गया, तय वर्ग, ल और से। बोल के देखो, लरी तय थे दे धे न और ल और से, इन सब का उच्चारण स्थान क्या है, दंत है। क्या है, दांत है। सबसे ज्यादा इसमें मेन जो भूमिका होती है वो किसकी है, हमारे दांतों की है। इसीलिए इनको क्या बोला जाएगा, दांत से इनकी ध्वनि निकल रही है तो ये दंत्य कहलाएंगे। इनको क्या बोला जाएगा, दंत्य बोला जाएगा। उसके बाद में आगे है ऊ पै वर्ग।
हमारे पास स्वर दो ही है, ऊ और पै वर्ग है। इनको बोल के देखो, पै, फै, बै, भै, मैं। इसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी आ रही है? हमारे मुख से। हमारे होठ जो है वो सबसे ज्यादा हिल रहे हैं। ये मेन है, यानी इनका मुख्य जो अंग है वो क्या है? होठ है। पै वर्ग जो सारा का सारा किससे बोला जा रहा है? होठों से बोला जा रहा है। तो हिंदी में होठों को क्या बोला जाता है? ओष्ठ बोला जाता है। तो इस ध्वनि का जो मूल जो स्थान हो गया वो क्या हो गया? ओष्ठ है। मतलब होठों से ध्वनि निकल रही है। ओष्ठ्य वर्ग के वर्ण बताइए, तो हमें पता होना चाहिए पै, फै, बै, भै, मैं। इसमें सबसे ज्यादा क्या है? होठों का ही योग है, होठों से ध्वनि निकल रही है। यानी जब ध्वनि निकलती है तो सबसे ज्यादा जो अंग एक्टिव होता है वही इसके अंदर, शॉर्ट के अंदर हमने उसको अपना लिया है। उसी अंग की ध्वनि को हमने नाम दे दिया है, वो ओष्ठ्य ध्वनि वाले वर्ण कहलाने लगे। उसके बाद में है ए, अड़े, अणे, ये, ने और मैं। ये कहाँ से निकल रहे हैं? इनकी ध्वनियां कहाँ से निकल रही है? नाक से निकल रही है। तो हम इसको सीधा नाक तो नहीं बोल सकते, तो हिंदी में हमारे जो नाक से ध्वनि निकलती है उसको क्या बोला जाता है? नासिका। क्या बोला जाता है? नासिका। तो इसको ध्वनि को क्या बोलेंगे? नासिका से निकलने वाले वर्णों की ध्वनि को क्या बोलेंगे? नासिक्य। इनको क्या बोला जाता है? नासिक्य। नासिक्य वर्ण कौन कौन से होते हैं? जो नाक से, जिनकी आवाज या ध्वनि नाक से निकलती है, जैसे अड़े, अणे, इये, ने और मैं। ये क्या है? नाक में बोले जा रहे हैं। इनकी ध्वनियां, जब इसकी ध्वनि निकलती है तो हमारे नाक का प्रयोग हो रहा है, इसीलिए इनको क्या बोल दिया? नासिक्य ध्वनि बोल दिया। उसके बाद में आगे हैं ए स्वर और ए स्वर। ये दोनों स्वर हैं, ए और ऐ। तो इनकी आवाज कहाँ से निकल रही है? ए, ऐ, यानी कंठ और तालु दोनों का योग हो रहा है। कंठ से भी ध्वनि निकल रही है और तालु भी इसके अंदर साथ दे रहा है, इसका तालु का भी सहयोग है। तो कंठ और तालु दोनों को मिला दिया जाए तो इनको क्या बोलेंगे? कंठ तालव्य। क्या बोला जाएगा? कंठ तालव्य। क्वेश्चन आ जाता है कंठ तालव्य वर्ण कौन सा है? तो ए और ऐ, ये क्या है? कंठ तालव्य। इनकी ध्वनि कंठ और तालु दोनों से निकलती है, यानी दोनों के मेल से बनती है। ठीक है। उसके बाद में ओ, औ। ओ, औ, इसके अंदर किसका योग हो रहा है सबसे ज्यादा? ओ मतलब कंठ अंदर से आ रही है। औ, इसमें होठ भी हमारे हिल रहे हैं ना, तो इसमें किसका योग हो गया? किससे बन रही है ये ध्वनि? होठ और कंठ दोनों के मेल से बन रही है, दोनों इसमें एक्टिव हो रहे हैं। तो इसको कंठ प्लस होठ दोनों को मिलाकर क्या बन गया? कंठोष्ठ्य बन गया। क्या बन गया? कंठोष्ठ्य। कंठोष्ठ्य ध्वनि वाले वर्ण कौन से हैं? तो ओ, औ है। उसके बाद में वह, सीधा वह है। वह, एक ही व्यंजन बचा है वह। वह के अंदर किस किस का योग हो रहा है? कहाँ से ध्वनि बन रही है? तो वह को जब हम बोलते हैं तो हमारे मुख से क्या, एक तो दांत है और एक होठ है। होठ भी हिल रहे हैं और साथ में दांत भी हमारे काम में हम ले रहे हैं। देखो वह, यानी दांत क्या हो रहे हैं? ऊपर नीचे हो रहा है हमारा मुख, तो होठ और दांत दोनों साथ में काम कर रहे हैं। तो ये हो गया दंत प्लस ओष्ठ, क्या बन गए? दंतोष्ठ्य। यानी दांत और होठों का एक साथ प्रयोग कौन से वर्ण में होता है जिनको दंतोष्ठ्य बोला जाता है? वो एक ही व्यंजन है हमारा, उसका नाम है वै। उसके बाद में है में स्वर यंत्र है, ये एक स्वर यंत्र है। अंदर से आवाज आ रही है। अली जीवा, ये कहाँ से निकलता है? ये अली जीवा मतलब जीभ के जो अंत का जो भाग है वहां से निकल रही आवाज है, अंदर से आ रही है ना, तो इसको अली जीवा बोला जाता है। अब हमारा ये जो उच्चारण स्थान से संबंधित जो हमारे अलग अलग पार्ट किए हुए थे व्यंजनों और वर्णों के, वो तो क्लियर हो गए, यानी ये 10 थे, 10 के 10 हमने याद कर लिए या इनका अध्ययन कर लिया। आगे जो है वो आगे दिया हुआ है, अनुनासिक ध्वनियों के उच्चारण में वर्ण विशेष का उच्चारण स्थान के साथ साथ नासिका का भी योग रहता है। हमें एक बात और भी ध्यान में रखनी है, हमने इसका तो अध्ययन कर लिया। अब कई बार क्या हो जाता है कि एक तो ये जो वर्ग आ गया, च वर्ग आ गया, च वर्ग के सारे ही वर्ण आ गए, च, छ, ज, ये आ गया ना, एक तो इसमें ही आ गया। एक दोबारा और हमने इसका अध्ययन किया, जैसे नासिका में भी ये आ रहा है, यहाँ पे क वर्ग जो दिया था उसके अंदर भी था। ट वर्ग में ट वर्ग भी आ रहा है। ट वर्ग कहाँ से निकल रहा है? मूर्धन्य से निकल रहा है। लेकिन इसका जो अंतिम व्यंजन जो था अणे, ये नासिका से भी निकल रहा है, यानी दो जगह एक वर्ण आ रहा है। तो कंफ्यूजन ये हो जाता है कि यदि ट वर्ग के बारे में आ जाए तो ये ट वर्ग में ये देखो ये वर्ण ले लिया, तो ये मूर्धन्य वर्ण है या फिर ये नासिक्य वर्ण है, इसमें कंफ्यूजन हो जाता है कि ये दो जगह आ गया, इसको हम कैसे बोलेंगे।
तो इसका भी हमारे पास समाधान है। इसको क्या बोलेंगे कि ये उच्चारण स्थान के साथ साथ, उच्चारण स्थान तो हमें पता हो गया कहाँ से निकल रहा है, ये अणय कहाँ से निकल रहा है, मूर्धन्य से निकल रहा है, ठीक है। तो नासिका भी का भी योग होता है, ये नासिका में भी आ रहा है, ये देखो। तो अतः अनुनासिक वर्णों का उच्चारण स्थान उस वर्ग का उच्चारण स्थान और नासिका होगा। यानी ये यदि हमारे एग्जाम में है, मूर्धन्य है तो भी सही है, और यदि ये नासिका दिया हुआ है तो भी सही है, हमारा गलत नहीं होगा। यदि ये के अंदर हमारे ऑप्शन के अंदर नासिका आ गया और हमने मूर्धन्य और नासिका में से एक, दोनों में से एक कर दिया, दोनों एक साथ तो नहीं देगा एग्जामिनर, पता है उसको। यदि कोई कंफ्यूजन के कारण दे भी देता है तो ये दोनों ही हमारे से सही होंगे, मूर्धन्य भी सही होगा, नासिका भी सही होगा। आजकल क्वेश्चन कैसे होते हैं कि अण जो वर्ण है वो मूर्धन्य वर्ण से है, ये कथन सही है, और अण जो वर्ण है वो नासिका से भी उच्चारण स्थान निकलता है। क्या ये कथन भी सही है, क्या एक कथन सही है या दोनों कथन सही है? यदि इस प्रकार के क्वेश्चन हो तो हमें ये दोनों ही सही करने हैं, यानी कथन एक भी सही है और कथन दो भी सही है, क्योंकि इसकी ध्वनि दोनों जगह से निकलती है, मूर्धन्य से भी निकलती है और नासिका से भी निकलती है। तो हमारा क्वेश्चन ये दोनों आंसर ही हमारे दोनों सही होंगे। तो इसमें ज्यादा कंफ्यूजन होने वाली बात नहीं है, ये हमारा कंफ्यूजन यहाँ पे क्लियर हो गया, दूर हो गया, ठीक है। तो इसमें हम गलती नहीं करेंगे। आगे जैसे ए में कंठ और नासिका दोनों का उपयोग होता है, अतः इसका उच्चारण स्थान कंठ और नासिका दोनों ही हो गया, ठीक है। जैसे ए का प्रयोग करते हैं तो इसमें कंठ का भी योग होता है और नासिका का भी होता है, तो ये कंठ और नासिका दोनों हो गया, ठीक है। उसके बाद में उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों को 8 भागों में बांटा जा सकता है। आगे जो उच्चारण दे दिए हैं, उच्चारण की दृष्टि से भी व्यंजनों को कितने भागों में बांट दिया है? 8 भागों में बांट दिया है। पहले जो हमने अध्ययन किया था उसके अंदर हमने जहाँ से ध्वनि निकलती है उसके बारे में अध्ययन किया था, लेकिन अब हम क्या अध्ययन करने वाले हैं कि वो ध्वनियाँ किस तरीके से निकलती है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले जो उच्चारण की दृष्टि से व्यंजनों के जो भाग है उसमें सबसे पहला भाग जो है वो स्पर्शी का आता है, स्पर्श करने वाली ध्वनियाँ। जैसे जिन व्यंजनों के उच्चारण में फेफड़ों से छोड़ी जाने वाली हवा वाग्य यंत्र के किसी अवयव का स्पर्श करती है और फिर बाहर निकलती है, यानी स्पर्श का मतलब हो गया किसी चीज को छूकर निकलती है। अवयव मतलब किसी हमारे अंग को, मुख के अंदर जो अंग होते हैं उसको छूकर निकलती है फिर बाहर निकलती है, तो उनको, उन व्यंजनों को क्या बोले जाते हैं? स्पर्शी बोला जाता है। तो ये कौन कौन से हो गए? ये देखो, कै, खे, गे, घे, टे, ठे, डे, ढे, ते, थे, दे, धे, पे, फे, बे, भे, ये क्या है? स्पर्शी हो गए हमारे, स्पर्श व्यंजन बोला जाता है इनको। हमने पीछे भी देखा था स्पर्श व्यंजन, सबसे पहले स्पर्श और अंतस्थ और ऊष्म वर्ण, उसके अंदर में ये दिए हुए थे 5 वर्ग और साथ में दिया हुआ था वो अंतस्थ का अलग था, ये रह था, और ऊष्म में स है आए हुए थे। तो वो हमारे याद होगा तो भी हमें पता है स्पर्शी कौन से होते हैं, और ये आगे हमारा दोबारा और याद हो जाएगा। इसके अंदर हमने क्या सीखा है कि इसके अंदर फेफड़ों से छोड़े जाने वाली हवा वाग्य यंत्रों के किसी अवयव को स्पर्श करती हुई सीधी बाहर निकल जाती है, तो वो कौन से व्यंजन कहलाते हैं? वो स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। उसके बाद में 2 नंबर जो हमारा भाग है वो है संघर्षी। संघर्षी मतलब इसमें संघर्ष करना पड़ता है। वायु के बारे में बात कर रहे हैं तो इसका मतलब जिन व्यंजनों के उच्चारण में 2 उच्चारण अवयव इतनी निकटता पर आ जाते हैं कि बीच का मार्ग छोटा हो जाता है, तब वायु उनसे घर्षण करती हुई निकलती है, ऐसे संघर्षी व्यंजन हैं। यानी 2 के बीच में घर्षण, संघर्ष पैदा हो जाता है। ये कहता है मैं आगे आ रहा हूँ, वो कहता है मैं आगे आ रहा हूँ, दो चीजों के बीच में आपस में क्या हो जाता है? भिड़त सी होने वाली होती है, और उस भिड़त के बीच से हमारी आवाज जो स्पीड से बाहर निकलती है तो वो कौन से कहलाते हैं? संघर्षी कहलाते हैं, जिनमें क्या हो जाता है? 2 चीजों के बीच में संघर्ष पैदा हो जाता है और बीच से निकलना मुश्किल होता है ना, तो मुश्किल से हवा बाहर निकलती है। तो वो व्यंजन कौन से हैं हमारे, जिन्हें संघर्षी के नाम से जाना जाता है? तो वो व्यंजन है से और है ख, जय और फे। बोल के देखो, से बोल रहे हैं तो अंदर से हवा आ रही है, लेकिन बीच में हमारी जीभ आ रही है, जीभ आने से क्या, हवा साइड से निकल रही है, स्पीड से निकल रही है। तो ये क्या हो गए? संघर्षी व्यंजन हो गए। तो संघर्षी व्यंजन कौन कौन से होते हैं? से है, ख, जय और फ। उसके बाद में स्पर्श संघर्षी हो गए, यानी जिसमें संघर्ष भी हो रहा है और स्पर्श भी होके जा रहा है। जिन व्यंजनों के उच्चारण में स्पर्श का समय अपेक्षाकृत अधिक होता है, यानी जब हवा निकलती है तो वो ज्यादा टाइम लेती है, धीरे धीरे निकल रही है, और उच्चारण के बाद वाला भाग संघर्षी हो जाता है। उच्चारण होने के बाद में, व्यंजन को बोलने के बाद में
क्या है कि स्पर्श संघर्षी कहलाते हैं। उनके अंदर संघर्ष सा लगता है, ऐसे जैसे पीछे से संघर्ष हो रहा है। शब्द तो निकल गया लेकिन बाद से ऐसी आवाज धीरे से और आ रही है ध्वनियां। तो देखो ये कौन सी है, चे चे, हवा तो निकल गई लेकिन फिर भी आवाज तो आ रही है पीछे से। छे, जे और छे, ये क्या हो गए, स्पर्श संघर्षी हो गए। उसके बाद में है नासिक्य। नासिक्य जिनके उच्चारण में हवा का प्रमुख अंश नाक से निकलता है। सीधी सी बात है, नासिक्य मतलब नाक से निकल रही हैं। जिनका उच्चारण क्या है, हमारा नाक है। जो ध्वनियां नाक से निकलती है उनको क्या बोलते हैं, नासिक्य बोलते हैं। उसके बाद में है पार्श्विक। पार्श्विक जो ध्वनियां होती है जिनके उच्चारण में जिह्वा का अगला भाग मसूड़े को छूता है। पार्श्विक मतलब पास से हवा निकल रही है, ऐसे जिह्वा को छूता है और वायु पार्श्व आसपास से निकल जाती है, पार्श्विक है। जैसे लय है, लय को जब हम बोलते हैं लय, तो हमारी जीभ क्या है, आगे हमारा जो मुख जो होता है उसको रोक लेती है। और हवा कहाँ से निकल रही है, जब हमारी जीभ ऐसे अंदर की साइड में मुड़ जाती है तो साइड से हवा निकल रही है। क्योंकि मुख तो हमारा बंद हो गया जीभ के कारण, लेकिन साइड से जो थोड़ी बहुत जगह है वहां से निकल रही है, तो इसका मतलब साइड से निकलना पार्श्विक हो गया, पास से निकलना। उनको क्या, कौन सा व्यंजन बोला जाता है, पार्श्विक। तो पार्श्विक में एक ही है, ये इजी है। पार्श्विक व्यंजन कौन सा कहलाता है, तो वो है लय। उसके बाद में प्रकंपित। जिन व्यंजनों के उच्चारण में जिह्वा को 2-3 बार कंपन करना पड़ता है वे प्रकंपित कहलाते हैं। जैसे रे, 2-3 बार इसमें कंपन होता है, मतलब इसके अंदर अचानक से ऐसे कंपन सा शुरू ही रहता है, रे होता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं, प्रकंपित, यानी कंपन लगातार चलता ही रहता है। उसके बाद में आता है उच्छिप्त। उच्छिप्त वर्ण कौन से होते हैं, उच्छिप्त का मतलब क्या होता है, पहले उच्छिप्त का मतलब होता है फेंका हुआ, यानी फेंकना या बाहर निकालना, कहीं से फेंकना। जिनके उच्चारण में जीवा की नोक झटके से नीचे गिरती है तो वह उत्क्षिप्त ध्वनि कहलाती है। जैसे डे ढे, इसमें क्या है, जीभ अचानक से गिर रही है और फिर अंदर से आवाज निकल रही है। जैसे जीभ गिरती है अचानक से कोई शब्द बाहर आ जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उत्क्षिप्त, यानी फेंका हुआ शब्द, अचानक से फेंक दिया, जैसे ढे ढे हो गया। उसके बाद में संग्रसहीन, जिसके अंदर ना कोई संग्रस होता है ना कोई सप्रस होता है, भाई सीधा सा है। जिन ध्वनियों के उच्चारण में हवा बिना किसी संग्रस के बाहर निकल जाती है वे संग्रसहीन ध्वनियां कहलाती है। जैसे ये और वह, ये और वह, ना कोई संग्रस ना ही कोई स्पर्श, सीधा ही जा रही है। इनके उच्चारण में स्वरों से मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, इसीलिए इन्हें अर्ध स्वर भी कहते हैं। यानी ये ना ही तो पूरे स्वर है ना ही व्यंजन है, तो ये क्या हो गए, मिलता जुलता प्रयत्न करना पड़ता है, तो इनको अर्ध स्वर भी बोला जाता है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, अर्ध स्वर किन्हें बोला जाता है, ये और वह हो गया। इसके अतिरिक्त स्वर तंत्रियों की स्थिति और कंपन के आधार पर वर्णों को घोष और अघोष श्रेणी में भी बांटा जा सकता है। उच्चारण के स्थान पर 8 भाग हो गए थे, अब ये स्वर तंत्रियां, मतलब जहां से स्वर निकलते हैं वो तंत्रियां, यानी तंत्रों के आधार पर इनको भी बांटा गया, 2 भागों में बांटा। एक हो गया घोष और दूसरा हो गया अघोष। अब घोष वर्ण किसे कहते हैं, घोष का अर्थ क्या होता है, सबसे पहले ये देखते हैं। घोष का अर्थ है नाद या गूंज। घोष मतलब क्या हो रही है, गूंज उठ रही है। गूंज कहाँ से आ रही है, जिन वर्णों का उच्चारण करते समय गूंज या स्वर तंत्र में कंपन होता है, कंपन सा आ जाता है, जैसे इसे हिलने लग जाते हैं हमारा अंग जो है, उन्हें घोष वर्ण कहते हैं। जैसे क वर्ग, च वर्ग आदि सभी वर्गों के अंतिम 3 वर्ण ग, घ और अड़े, ज, झ और इय आदि तथा य, रे, ल, व, है घोष वर्ण कहलाते हैं। इनमें क्या होता है, सबसे ज्यादा गूंज उठती है, हमारे जो अंदर के जो जहाँ से ये इनका उच्चारण होता है वो स्वर तंत्र में क्या हो जाता है, कंपन हो जाता है, इसीलिए इनको घोष वर्ण बोला जाता है। इसके अतिरिक्त सभी स्वर भी घोष वर्ण होते हैं। इनकी कुल संख्या 30 होती है। क्वेश्चन परीक्षा में कैसे आता है कि घोष वर्णों की संख्या बताइए, तो कुल कितनी होती है, 30 होती है। यानी एक तो ये क, च वर्ग के अंतिम 3 वर्ण हो गए, य, र, ल, व भी आ गया इसके अंदर और है भी आ गया, ये क्या कहलाते हैं, घोष वर्ण कहलाते हैं। इसके बाद में अघोष वर्ण है।
अघोष वर्ण इन वर्णों के उच्चारण में प्राण वायु में कंपन नहीं होता है। इसमें जब हम इन वर्णों को बोलते हैं, अघोष वर्णों को जब उच्चारण करते हैं तो हमारी जो वायु होती है मुख से निकलने वाली, उनमें किसी भी प्रकार का कंपन नहीं होता है, कोई प्रकार की गूंज नहीं होती है, कोई प्रकार की नांद वगैरह नहीं होती है, सीधी हवा निकल जाती है। कोई गूंज न होने से ये अघोष वर्ण होते हैं। सभी वर्गों के पहले और दूसरे वर्ण जैसे क, ख, च, छ, से इनमें क्या है, कोई कंपन नहीं हो रहा, सीधी आवाज आ रही है डायरेक्टली, हमें भी पता नहीं चल रहा है बोलते हैं तो। आदि सभी वर्ण अघोष हैं। इनकी संख्या 13 है। घोष वर्णों की संख्या कितनी है? 30 है और अघोष की कितनी है? 13 है। याद रखने वाली बात है कि घोष और अघोष कितने हैं, तो अलग अलग है। ये अघोष कम है 13 है और घोष कितने हैं? 30 है, ज्यादा है। उसके बाद में श्वास वायु के आधार पर वर्णों के 2 भेद हैं। श्वास वायु, हम जब श्वास लेते हैं तो यानी एक तो श्वास लेते हैं अंदर की तरफ खींचते हैं और एक सांस छोड़ते हैं यानी बाहर की तरफ निकालते हैं। उसके आधार पर भी वर्णों के जो है वो 2 भाग बांटे गए हैं या 2 भागों में इनको बांटा गया है। तो पहला है अलप प्राण और दूसरा है महाप्राण। अलप प्राण किसे कहते हैं? तो अलप प्राण जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु, हमारे सांस की वायु कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है, बहुत ही कम मात्रा में बाहर आती है। जैसे क वर्ग हो गया, च वर्ग हो गया, जैसे क, ख, ग, घ, च, छ, ज, झ वर्णों का पहला, तीसरा और 5वां वर्ण क, ग, ड, च, ज, य, ट, ड, ण, त, द, न, प और ब और मैं आदि तथा य, र, ल, व और सभी स्वर अलप प्राण है। यानी इनमें श्वास वायु में कम मात्रा में मुख विवर से बाहर निकलती है। ठीक है, जैसे क, ग, अड़, च, ज कम ही निकल रही है, तो इनका जब हम उच्चारण करते हैं तो इसमें वायु कम निकलती है, इसीलिए इनको अलप प्राण बोला जाता है। अब महाप्राण, महाप्राण क्या होता है? तो महाप्राण में देखो, जिन वर्णों के उच्चारण में श्वास वायु अधिक मात्रा में मुख विवर से यानी हमारे मुख से बाहर निकलती है उन्हें महाप्राण ध्वनियां कहते हैं। प्रत्येक वर्ण का दूसरा और चौथा वर्ण, जैसे ख, ख में क्या है? मुख पूरा खुल रहा है, ऐसे ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, इससे क्या है? पूरा मुख खुल रहा है। जितना मुख हम खोलते हैं उससे भी ज्यादा खुल रहा है, आवाज अंदर से ध्वनि जो हमारी सांस है वो ज्यादा निकल रही है। इसमें थ, ध, फ, भ तथा स है, ये क्या हो गए? महाप्राण हो गए। अलप प्राण में देखो कई बार क्वेश्चन कैसे आता है कि यह र ल व ध्वनि है, अलप प्राण है या महाप्राण है, या दोनों ही है, अलप प्राण और महाप्राण दोनों ही है। तो हमें याद होना चाहिए यह र ल व, इसमें तो हवा थोड़ी निकल रही है, इसका मतलब ये क्या है? अलप प्राण है। क्या है ये? अलप प्राण। और महाप्राण में क्या आ जाता है? स है, ये ध्वनियां कौन सी है? महाप्राण है कि अलप प्राण है? स है, मुख पूरा खुल रहा है, यानी मुख की जो दशा है वो भी बिगड़ रही है ना, तो इससे क्या है कि हवा ज्यादा निकल रही है, इसीलिए बिगड़ रही है, तो ये क्या हो गया? महाप्राण हो गए, यानी ज्यादा टाइम लग रहा है इनमें, पूरा प्राण ही ले रही है महाप्राण। उसके बाद में अनुनासिक। अनुनासिक कौन सी ध्वनियां होती है? अनुनासिक ध्वनियों में उच्चारण में नाक का सहयोग रहता है। इसमें अनुनासिक में क्या होता है? सबसे ज्यादा योग किसका रहता है? सहयोग जो रहता है वो नाक का रहता है। नासिक का मतलब नासिका, नाक हो ही गया। तो ये कौन सी होती है? जैसे ए, आ, ई, उ आदि, ये क्या है? अनुनासिक ध्वनियां है। इस प्रकार आज का हमारा ये वर्णों से संबंधित स्वर और व्यंजनों के जो टॉपिक है वो कंप्लीट हुआ। थैंक यू, धन्यवाद।